हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं होमगार्ड लिखित परीक्षा की सुपर सीरीज कार्यक्रम। आज सुपर सीरीज थर्ड है, तीसरी 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित यह सीरीज। और इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये सीरीजें इसलिए अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें जीएस में जो भी खंड हैं सभी खंडों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमने उठाए हैं, यानी कि एक तरह से जो पेपर का पैटर्न होता है उस हिसाब से सीरीज में क्वेश्चनों को हमने समाहित किया है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो मित्रों, गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन था वो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जो है 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं नास्तिक क्यों हूं? लेख किसका है? मैं नास्तिक क्यों हूं बहुत फेमस लेख है, और ये लेख मित्रों था भगत सिंह का। किसका था? भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूं ये लेख था भगत सिंह का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से वर्ष 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो 1875 में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो की थी मित्रों, वो दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। और इसी प्रश्न में एक और प्रश्न का निर्माण होता है कि भाई आर्य समाज की स्थापना वर्ष जो है 1875। क्लियर है? सीरीज के प्रश्नों को इस दृष्टि से करना चाहिए कि अगर प्रश्न के भी अंदर कोई प्रश्न तैयार हो सकता है तो वो भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए चलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? प्रसिद्ध क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था? तो सीधी सी बात है, बहुत फेमस बात है कि क्रांतिकारी मंगल पांडे का संबंध 1857 की क्रांति से था। तो मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही होगा, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन बेहद सरल है लेकिन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सबसे पुराना वेद मित्रों है ऋग्वेद। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्न में से कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मित्रों व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई? बहुत प्रसिद्ध घटना घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अप्रैल 1919 में यह घटना घटित हुई थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? प्रश्न है, व्योमेश चंद्र बनर्जी किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष बने? तो जो संस्था का नाम था वो सीधी सी बात है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये कांग्रेस। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। किस में दिए थे मित्रों? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, पाली भाषा। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। यह किस राज्य में स्थित है? तो भाई कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों, उत्तर प्रदेश। तो अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन तैयार होता है कि क्वेश्चन कहीं कहीं यह भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? जिले का नाम पूछ लिया जाता है। तो वो जगह है कुशीनगर। कुशीनगर ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश भी लिखा हुआ हो सकता है, या केवल कुशीनगर लिखा हुआ हो सकता है।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों साबरमती आश्रम जो है वो गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? गुजरात में स्थित है साबरमती आश्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, 16वें वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 16वां वित्त आयोग जो है वो 1 अप्रैल, अब इसमें ये पहला जो है आयोग का गठन 31/2024 को हुआ, नहीं 1 अप्रैल 2026 से ये शुरू होगा ये, ठीक है, 16वां वित्त आयोग। दूसरा है श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये सही है, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, ये बात सही है, ठीक है। तो सेकंड सही है, पहला गलत है। तो देखते हैं, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ना, केवल सेकंड, यही सही है, सेकंड ही सही है, ठीक है, सेकंड ही सही है। क्या है कि अरविंद पनगड़िया जो हैं 16वें वित्त आयोग के कौन है? अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ये है, ठीक है, नहीं वाला क्लियर करना है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 19 से 22 में है ही, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23-24, नहीं 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 नहीं, ये वाला ऑप्शन सही होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? ये मित्रों जो है ये 25 से 28, 25 से 28, कौन सा अनुच्छेद? 25 से 28, 25 से 28। और जो 23-24 जो ये है, ठीक है, ये शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उस अनुच्छेद के लिए है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसके लिए ये है, ठीक है, इसके लिए ये अनुच्छेद है 23 से 24। क्लियर है इतना? ठीक है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सही है, अनुच्छेद 2930 है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, ये भी सही है। तो इसमें ये बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो मैचिंग है अनुच्छेद 23 से 24, ये गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और ये अनुच्छेद 23 से 24 जो है ना वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ये अनुच्छेद 23 से 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए? भाई निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, हमको तो ऐसे याद रहता है कि 17 बार वोट मांगने आओगे, ठीक है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान, निर्वाचन संबंधी मतलब निर्वाचन मतलब वोट, तो 17 बार वोट मांगने आओगे, तो इसका मतलब हो गया कि भाग 17। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? भाग 17। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान यानी कि वोट 17 बार मांगने आओगे, ठीक है, तो किस भाग में? ये 17। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, बेहद सुपरहिट क्वेश्चन है, ठीक है, सुपरहिट। क्यों? कई बार पूछा जा चुका है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों? जीवी मावलंकर। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा कि भैया लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, ठीक, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो धर्म, मूल वंश, जात और इन सब के आधार पे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो वो अनुच्छेद है 16(2). कौन सा है मित्रों? 16(2). इसका सी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 16(2), ये सही होगा, 16(2). बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीयकरण में किस बैंक का प्रथम चरण किया गया? मतलब
राष्ट्रीयकरण जब हुआ तो पहली बैंक वो कौन सी थी? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये है क्वेश्चन। ये राष्ट्रीयकरण जब बैंकों का हुआ तो पहली बैंक वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV हाई एल्ड वैरायटी बीजों को, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, इनका नाम क्या होगा? तो वही है हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, यानी उच्च उपज वाली किस्म। HYV का मतलब ये होता है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा, हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, हाई माने उच्च, ठीक है, यील्ड माने उपज, वैरायटी माने किस्म। ठीक है, उच्च उपज वाली किस्म। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए आधारभूत था। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए आधारभूत था, तो संचार तो नहीं था, न परमाणु ऊर्जा उत्पादन था, न मेट्रो परिवहन था, यानी इनमें से कोई नहीं। इसमें विदेशी निवेश को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। 1991 में आर्थिक सुधारों का जो मुख्य आधार था वो विदेशी निवेशों को ज्यादा दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है NIBM। NIBM, ठीक है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार की परामर्श से बैंक प्रबंधन शोध अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शोध संस्थान के रूप में की गई? प्रश्न देखिए फिर से। NIBM यानी कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा, मतलब इनमें से किसके द्वारा भारत सरकार की परामर्श से बैंक प्रबंधन शोध अनुसंधान प्रशिक्षण शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस शोध संस्थान के रूप में की गई? तो वो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये ए वाला ऑप्शन सही होगा मित्रों, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012। क्या होगा? 2007 से 2012। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NIP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था, तो वो था कर सुधार। टैक्स में जो है सुधार जो है वो नहीं था, बाकी और सब चीज थी। औद्योगिक सुधार, भुगतान संतुलन का समायोजन और राजकोषीय सुधार, ये सभी था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है से भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। यहां पे ये होगा किस क्रांति से? क्या होगा मित्रों? क्रांति से। यहां पे होगा क्रांति से। किस क्रांति से ये होगा? किस यहां पे होगा किस क्रांति से? किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध, क्या होगा? दुग्ध, सबसे बड़ा यहां पे लिखा जाएगा दुग्ध उत्पादक। तो श्वेत क्रांति से, इसका ऑप्शन होगा श्वेत क्रांति। किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया? तो श्वेत क्रांति से। कौन सी क्रांति से? श्वेत क्रांति से। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भाई शुगर बाउल, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। शुगर बाउल उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, अपने अपने उत्तर प्रदेश को। इसका बी ऑप्शन सही होगा। शुगर बाउल जो कहा जाता है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारत में केसर, सेफ्रॉन का एकमात्र उत्पादक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई अब दो दो हिंट्स दे दिया, एक तो केंद्र शासित भी दे दिया, ठीक है। तो अब ये किसी तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये होगा सी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर केसर उत्पादक राज्य हैं ये। केसर, सेफ्रॉन, केसर। केसर गर्म होता है ना, तो ठंडी जगह जलवायु में उगेगा, तो जम्मू कश्मीर में वैसे भी बर्फ पड़ती है। तो भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? भाई गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी, गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड। भाई रुई यानी कपास, ठीक है। तो सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं कपास को। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? एक क्वेश्चन और कपास से संबंधित आता है कि भाई कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी बहुत इसके लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी में ही कपास होती है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मोस्टली इसका महाराष्ट्र में उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ये देखो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। बहुत से कैंडिडेट काली मिर्च को कराएंगे, क्योंकि मसाला है तो उन्होंने कहा काली काली मिर्च, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को मित्रों। किसको कहा जाता है? इलायची को। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इलायची को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न सरल है, लेकिन जब रिवीजन नहीं होगा, उसको देखोगे नहीं, तो फिर कैसे याद होगा? ठीक है। तो इसको बार बार रूटीन पे लेके इसको आप सुनते भी रहेंगे, तो ये रूटीन पे रहेंगे तो बिल्कुल एकदम सही पे टिक लगेगा। क्वेश्चन आएंगे कहां से? इन्हीं सब में से आएंगे और थोड़ी कुछ होगा। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। कौन सा होगा मित्रों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? भाई प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में जो है, भाई जो 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 सरदार जी होते हैं ना, वो गेहूं बहुत अच्छा पैदा करते हैं। उनके पास कृषि यंत्र बड़े जटिल होते हैं और खेती ऐसे करते हैं बम्पर। तो भाई जो सरदार है वो कहाँ पाए जाए? पंजाब में। तो प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो मित्रों ये बी ऑप्शन सही होगा, पंजाब। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंजाब, ये सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है सोयाबीन। ये भी एक क्वेश्चन आप याद रखिए। भाई प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन दिया हुआ हो। और सोयाबीन सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होता है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पैदा होता है? मध्य प्रदेश में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सी, मध्य प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न जो है भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भाई कॉफी का से शुरू होता है ना, तो जैसे ही का आता है हमें याद आ जाता है कर्नाटक। क्या याद आ जाता है? कर्नाटक। तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन मित्रों ए ऑप्शन इसका सही होगा, कर्नाटक। कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कर्नाटक में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भाई चाय तो आसाम, असम, ठीक है, असम में होती है। एक चाय पत्ती भी पहले ब्रांड आता था, आसाम गोल्ड, ठीक है। तो असम में होती है चाय सबसे ज्यादा, ठीक है। वहीं पर इसके बागान है चाय के। अपने उत्तर प्रदेश के भी कई और कई अन्य राज्यों के भी जो बड़े पैसे वाले हैं, वहां पे उन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं और वहां पे अपने बागानों में चाय का उत्पादन करवाते हैं। क्लियर है?
तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? असम। बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई रेशम कीट पालन को विज्ञान में किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? भाई रेशम कीट पालन को सीधी सी बात है, देखिए सेरीकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर बी ऑप्शन सही होगा। देखो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर में किसका करते हैं? मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। क्लियर? ठीक है, इसमें हो ही गया रेशम कीट पालन। विटीकल्चर अंगूर, अंगूर की खेती। ठीक है, विटीकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूल, फूलों की खेती। क्लियर है इतना? और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, ये होगा, ये भी लिखे दे रहे हैं, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, ये होगा। क्लियर है इतना मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त साड़ी के 36 पंक्ति को क्या कहा जाता है? आवर्त साड़ी में ऐसी होती, देखो आवर्त साड़ी होती कैसी है? आवर्त साड़ी में दो तरह की पंक्ति होती, ये होती है 36 पंक्ति, ऐसी 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? और ये 36 पंक्ति ये कहलाती है आवर्त। क्या कहलाती है? आवर्त। ठीक है, और जो ऐसे होते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वो कहलाते हैं वर्ग। क्या कहलाते हैं? वर्ग। ठीक है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो आवर्त साड़ी ऐसे बन जाती है, एक तरह से ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे जाके ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जो है, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बनती है आवर्त साड़ी। ये आवर्त साड़ी, इसमें तत्व रखे हुए होते हैं बीच में। क्लियर है इतना? ये फ्रेमिंग बना दी आइडिया के लिए आपको। ठीक है, तो ऐसे क्षैतिज ऐसे खाने क्या कहलाएंगे? तो ऐसे कहलाएंगे मित्रों आवर्त। क्या कहलाएंगे? आवर्त। और जो खड़े होते हैं वो कहलाते हैं वर्ग। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वर्ग। वर्ग या समूह बात एक ही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 36 पंक्ति जो होती है वो आवर्त होती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 36 पंक्ति होती है आवर्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवर्त साड़ी के समूह में नीचे और जाने पर, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है? देखो मेटेलिक कैरेक्टर ये बढ़ता है, परमाणु का आधा घेरा, परमाणु त्रिज्या ही बढ़ती है। ठीक है, मतलब परमाणु का आकार बढ़ता है, इसका मतलब ये हो गया। अणु की संयोजन क्षमता नहीं, ऊपर वाले जो हैं उनमें वो ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, नीचे जाओगे तो संयोजन क्षमता घटेगी। क्या होगा? घटेगी, घटेगी। ठीक है, ऑक्साइड की मूल प्रवृत्ति ये बढ़ेगी, तो अणु की संयोजन क्षमता नहीं बढ़ती। ये सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये एक जो है ये कीड़ा परेशान कर रहा है, ये बोर्ड बहुत सेंसिटिव है, अगर जरा सा भी इस पे कोई जीव या कुछ भी कोई छोटा मोटा कीड़ा भी बैठ जाता है तो ये फिर उसका सेंस लेने लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो सीधा सा है ग्रीन हाउस गैस CO2। बी ऑप्शन इसका सही होगा, CO2। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। देखो अमोनिया है नहीं, आर्गन और हीलियम ये तो वैसी गैसें हैं। ठीक है, अक्रियशील गैसें हैं ये, तो ये होंगी नहीं। बी ऑप्शन इसका सही है, CO2। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। भाई चावल जो होता है वो पॉलिश किया हुआ अगर उपयोग करोगे, ठीक है, तो उससे बेरी बेरी रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेरी बेरी रोग। ठीक है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से होती है। तो जो पॉलिश किए हुए चावल उपयोग करोगे तो विटामिन बी कम जाएगा, विटामिन बी कम जाएगा तो फिर क्या होगा? बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ठीक है,
रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण ये है भैया कार्य उसका। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये गुर्दे का काम नहीं है, ये तो अग्नाशय का काम है। किसका है? पैंक्रियाज का। किसका है? पैंक्रियाज का। किसका है? पैंक्रियाज अंग का है ये। यूरिया को छानकर बाहर करना ये तो है, ये तो मेन ही काम है। कई हार्मोन्स का श्रावण भी करता है ये गुर्दा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों बी। ये काम किसका होता है? ये पैंक्रियाज का होता है। पैंक्रियाज, 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 पैंक्रियाज का होता है ये काम। ठीक है, इसका एक और नाम होता है अग्नाशय। हिंदी में से कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय डायबिटीज इसी कार्ड होती है। ठीक है, ये जब सही काम नहीं करता है तो इंसुलिन हार्मोन का श्रावण नहीं हो पाता है। इंसुलिन का नहीं होता है तो वो शुगर जो होती है उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? भाई पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट। किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्जेलेट का अवक्षेपण होता है, सेडिमेंट होता है। ठीक है, वो नीचे से इकट्ठा होकर फिर वो पथरी बन जाती है। तो मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अधिरक्त स्राव। अधिरक्त स्राव मतलब रक्त बहे, क्लॉटिंग हो ही ना। ठीक है, मृत हो जाती है ऐसे में। अधिरक्त स्राव। ठीक है, लगातार रक्त बह रहा है, ये एक रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है? जेनेटिकली होता है, अनुवांशिक रोग होता है। तो अधिरक्त स्राव में अधिरक्त स्राव। ठीक है, तो ये होता है एक अनुवांशिक रोग होता है, इसमें कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है और जो फीमेल कैंडिडेट होता है वो नहीं बचता है, अगर ये उसमें रोग है तब। बढ़ते हैं, ये रोग बता देते हैं। जब वो फीमेल कैंडिडेट जो है वो जब बड़ा होता है, ठीक है, तो जो महिला संबंधी एक रूटीन होता है जीवन में, जब वो स्टार्ट होता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है ब्लीडिंग होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो रंजकहीनता है, देखो रतौंधी नहीं है, रात्रि अंधता, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ये आनुवांशिक रोग नहीं है। तो ये ऑप्शन सही होगा, ये ए वाला रतौंधी। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है। रंजकहीनता है, हीमोफिलिया है, वर्णांधता है, इसको कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं वर्णांधता को, वर्ण अंधता। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मानव रक्ताधान। रक्त आधान मतलब एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना, ये कहता है, ये कहलाता है रक्त आधान। ठीक है, के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर? ये जो पीछे जो सीरीज कार्यक्रम था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, बताया था आप लोगों को। तो यूनिवर्सल डोनर दाता कौन है? वो तो दाता ओ है। कौन है? ओ प्लस। ठीक है, ओ पॉजिटिव समूह जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बी ऑप्शन इसका सही होता है। और एक्सेप्टर कौन सा होता है? सर्वग्राही, वो ए बी होता है। कौन सा होता है? ए बी। डोनर ओ और ए बी सार्वत्रिक ग्राही होता है। ठीक है, ये सबका रक्त ग्रहण कर सकता है, ले सकता है ए बी समूह, और ये सभी को दे सकता है ओ वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई लखनऊ के चिकनकारी को जीआई टैग कब मिला? जीआई टैग लखनऊ की चिकनकारी को, चिकनकारी को 2008 को मिला। कब मिला? 2008। इसको ऐसे याद कर लो, चिकन माने बकरा। ठीक है, बकरा को फाट, यानी कि फाट का मतलब 8। भाई चिकन है ना, बकरा को फाड़ना पड़ेगा, फाट, फाट से याद आएगा 8, 8 से याद आएगा 2008। ठीक है, लखनऊ के चिकनकारी को जीआई टैग कब मिला? सन 2008 में। अगला प्रश्न मित्रों, बनारसी सिल्क साड़ी एवं ब्रोकेट को जीआई टैग कब मिला? बनारसी सिल्क साड़ी को मिला था 2009 में। कब मिला था? 2009 में। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों,
2009। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई प्रयागराज में स्थित मंदिरों में से कौन सा मंदिर सूची में शामिल है? तो प्रयागराज में जो है बड़े हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है, ठीक है, कभी जाइएगा। बड़े हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है। प्रयागराज में स्थित मंदिरों में से कौन सा मंदिर सूची में शामिल है? तो बड़े हनुमान जी का मंदिर जो है वो प्रयागराज में ही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये है, ये नीचे आ गया, ये यहाँ पे आप पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे विंध्यवासिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? ये अपने उत्तर प्रदेश में विंध्यवासिनी मंदिर, ठीक है। तो ये मित्रों स्थित है मिर्जापुर में। कहां पर है? मिर्जापुर में। ये बी ऑप्शन सही होगा। विंध्यवासिनी मंदिर कहां पर है? मिर्जापुर में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर मथुरा में स्थित है? तो मथुरा में भूतेश्वर मंदिर है। कौन सा है? भूतेश्वर मंदिर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। मथुरा में भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। भूतेश्वर, भूतों के बाबा कौन है? महादेव जी ही हैं, ठीक है। गोरखपुर के टेराकोटा शिल्पकला से जीआई टैग कब मिला इसको? तो 2018 में। कब मिला? 2018 में। क्लियर है मित्रों? जीआई टैग जो है गोरखपुर की टेराकोटा शिल्पकला में जीआई टैग जो मिला था मित्रों 2018 में। मित्रों उम्मीद है कि ये जो सुपर सीरीज 50 क्वेश्चन का कार्यक्रम जो है वो आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करते ताकि आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी अन्य जन जो कि रोजगार की तलाश में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और सोच रहा है कि मात्र एक नौकरी मिल जाए जिससे उसका जीवन यापन होने लगे, तो प्लीज़ उसको चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।